गुड इवनिंग क्लास। मैं चंदन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मास्टर सीरीज का क्लास चल रहा है और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ऑलरेडी इसका एक क्लास हो चुका है, आज हम लोग सेकंड क्लास में हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। तो चलिए पीछे जो हमने देखा है उसको एक थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता इस पे हम लोगों ने कुछ देख लिए थे, जैसे कि इसके नाम पे चर्चा था, नाम पर चर्चा कर लिए थे, इस पे नाम पे चर्चा कर लिए थे। अगर इसकी बात करें तो इसके काल निर्धारण पे भी बात कर लिए थे और क्या क्या किए थे, चलिए आगे देखते हैं। इसके खोज पे हमने चर्चा कर लिया था और क्या किया था, तो इसके विस्तार के बारे में देख लिए थे और इसके निर्माता कौन था इसके बारे में देख लिए थे। इसके नगर के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो सबसे पहले अगर बात करें नाम पे चर्चा की, तो हम लोगों ने नाम इसके कुछ देखे थे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम भी था, हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता के बाद हम लोगों ने इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी देखे थे और उसके बाद इसको प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी हम लोगों ने देखे थे। तो इसका कुछ और भी नाम था, क्यों नाम था हम लोगों ने ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, प्रथम नगरीकृत सभ्यता और क्या था, तो था कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु के साथ और क्या था, सरस्वती सभ्यता। अगर बात करें, हमने सरस्वती और इसकी सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा कर लिया था। तो इस सब नामों में हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलता है, वो क्या है, वो है सभ्यता 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 सभ्यता। तो हम लोग समझना को शुरू करेंगे कि ये सभ्यता होता क्या है। तो सभ्यता, जब हम बात करते हैं सभ्यता का, तो सभ्यता के साथ साथ एक और नाम हमको मिलता जुलता आता रहता है और बराबर आता है साथ में, वो है संस्कृति। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। चलिए, तो अगर बात करते हैं सभ्यता और संस्कृति की, तो सभ्यता, अगर कोई भी इंसान जो है या सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माण करने वाला, अगर बात करें निर्माता की, तो हम लोगों ने देख लिया था। निर्माता में जो भी थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलायर थे, मंगोलाइट था और उसके बाद अल्पाइन भी थे और मेडिटेरेनियन भी थे। तो ये सब जनजातियों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो अगर बात करें, ये लोग जब शुरू में रहना शुरू किया यहाँ पे, तो कोई भी अगर रहना शुरू करेगा तो क्या करेगा, जहाँ पे रहना शुरू करेगा वहाँ के नेचर में, प्राकृतिक में जो भी वस्तुएँ हैं उसको अच्छे तरीके से अपने आप यूज करना शुरू करेगा और अपने भविष्य का निर्माण करना शुरू करेगा। तो जब कोई भी जनजाति जब छोटे से एरिया में अपने आप को डेवलप कराने की कोशिश रहते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से दोहन करना शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो अवस्था होता है वो होता है सभ्यता का। और ये सभ्यता क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता है। और सभ्यता जब अपने आप को यानी विकास करता है, जहाँ भी रहने शुरू करते हैं वो एरिया में क्या करते हैं, अपने आप को मानव विकास करवाता है। और विकास करने के बाद एक ऐसा पीक पॉइंट होता है, चरम सीमा होता है, जहाँ तक उसको पहुँचना होता है। अब अगर वहाँ पहुँच जाता है तो वो कुछ टाइम तक क्या होता है, ऐसे ही कंटिन्यू चलता है और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है, उसके बाद फिर से डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये जो हम देखते हैं कि प्रथम नगरीकृत सभ्यता है, वो क्या हमेशा से नगरीकृत था, तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। नगरीकृत जो था वो बीच वाला पीरियड जो था, ये टाइम जो था वो नगरीकृत था। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इससे हमको 2800 से ज़्यादा यहाँ पे स्थल की खुदाई हो चुके हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, ये धौलावीरा हो गया। ये सब अगर बात करें, ऐसे ही 2800 से ज़्यादा हमें स्थलों की खोज कर ली है, लेकिन उसमें मुख्यतः 6-7 है जो इम्पोर्टेंट है, जो नगरीकृत में आते थे। तो अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था, हमने देखा था, जहाँ से काल निर्धारण की अगर बात करें, तो यहाँ से हमने देखा था ये जो 2500 से लेकर के 1750 BC था। तो क्या ये पूरा टाइम नगरीकृत था, तो कहेंगे जी नहीं। इसको 3 भागों में हमने इसको हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। एक होगा पूर्व हड़प्पा, एक होगा विकसित हड़प्पा और एक होगा उत्तर हड़प्पा। अगर बात करें पूर्व हड़प्पा की, तो ये जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेकर के 2100 BC के आसपास चलेगा।
उसके बाद विकसित हड़प्पा की अगर बात करें, यहाँ पे जो था अपने आप में ये बहुत ही डेवलप कर चुके थे। और ये जो हम लोग देखते हैं कि प्रथम नगरीकृत था, यहाँ नदी नाले प्रॉपर सब कुछ का व्यवस्था हो चुका था, एकदम मॉडर्न शहरों की तरह यहाँ विकसित हो चुके थे। ये जो टाइम पीरियड था वो था 2100 से लेकर के 1900 BC तक का। अगर बात करें लास्ट में उत्तर हड़प्पा की, तो यहाँ से क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता डिक्लाइन करना शुरू कर दिया था, यानी यहाँ से इसका पतन होना शुरू हो गया था। तो इनकी पतन के हम लोग कारण भी आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड था वो 1900 से 1750 BC के आसपास का था। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सभ्यता और संस्कृति की। तो सभ्यता जो होता है वो शुरुआती स्टेज है, किसी भी समाज का शुरुआती स्टेज जो है वो सभ्यता होगा। और वो अपने आप को जब अपने चरम उत्कर्ष यानी कि अगर बात करें सभ्यता जो है वो क्या है, किसी भी समाज का, किसी भी सोसाइटी का वो शुरुआती स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होता है। लेकिन अपने विकास की जो उच्चतर स्तर है वहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के क्या होता है, समाज थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है और वो हो जाता है संस्कृति की अवस्था में चलना शुरू कर देते हैं। और प्रकृति का नियम है कि जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश भी होगा। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जो धीरे धीरे करके वो सभ्यता डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो अगर बात करें इसका, हम एक उदाहरण से समझना शुरू करेंगे। तो आप लोग अपने आप पे इसका उदाहरण रख के सोचिए कि अगर आपकी बात किया जाए तो आप अभी किस स्टेज में हैं, आप सभ्यता में हैं या संस्कृति में हैं। तो आप सोचेंगे थोड़ा देर और कुछ ना कुछ आप डिसाइड कर लिए होंगे। तो ऐसा है कि देखिए आप लोग जो है वो सभ्यता के स्तर में अभी है, आपने अभी अपना विकास पूरा नहीं किया है, अभी पढ़ना है, जॉब लेना है, आगे की तैयारी करनी है, फ्यूचर डेवलप करना है, यानी आप अपने आप को पूरा विकसित नहीं किए हैं, कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप चले जाएंगे यानी सब कुछ आपके पास हो जाएगा जिस स्टेज में आपके पेरेंट्स हैं, यानी अब आपके पेरेंट्स को अपना ज़्यादा विकास नहीं करना है, यानी इसी स्तर पे कंटिन्यू करना है आप लोगों को देखते हुए अपने स्टेज एक, यानी अभी मान के चलिए कि 60-65 के एज तक ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और फिर उनका भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होते हैं। चलिए तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे का रिवीजन भी देख चुके हैं, अब हम लोग जो बात करते हैं जैसे कि 2800 से भी लगभग 2800 के आसपास स्थलों की खुदाई हो चुकी है, हमें मिल चुका है। तो अगर बात करें उसमें भारत अगर स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहला स्थल खोदा गया था वो था रोपर। उसमें हम बात करते हैं कुछ 6-7 नगर जो है वो प्रमुख थे और वो डेवलप काफ़ी हुए थे, हम उसकी बात करते हैं और वहाँ से क्या क्या मिले हैं उसकी भी बात करेंगे। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले शहरों की बात करें, नगर की बात करें तो वो था हड़प्पा। जस्ट सेकेंड, वो था हड़प्पा। अगर बात करें हड़प्पा की तो हड़प्पा का जो खोज है वो किया था दयाराम साहनी जी ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। तो चलिए ये हड़प्पा है कहाँ, तो कहेंगे ये पंजाब में है, कलानौर स्थान पर पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब वाले में। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमको मिला हुआ है। तो यहाँ से अगर बात करें सबसे पहले कि हड़प्पा से हमको क्या क्या मिला है, तो यहाँ से अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ से मिला है बहुत से सामान मिले हैं, जिसमें हम लोग बात करें तो यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, एक मूर्ति है जो स्त्री का है और उसके गर्भ से पौधे निकल रहे हैं, ऐसा कुछ हमको यहाँ से एक मूर्ति मिला है जिसमें ऐसा दृश्य हमको देखने को मिलता है। तो हो ना हो इससे हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इसको क्या करते थे, यहाँ पे नेचर का यानी पृथ्वी का निर्माण करने वाली के रूप में देखते थे और ऐसा मानते थे। इससे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अनुमान लगा लेंगे। तो चलिए अगर बात करें और क्या क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है तराजू का पल्ला। तराजू का 2 पल्ले होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अनाज को तौलते हैं, तो उसमें तराजू का पल्ला यहाँ से देखने को मिला है। और क्या क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है कर्मचारी का आवास देखने को मिला है। यहाँ पे खनन करता थे, उन्होंने इसको साइंटिफिक रूप से अध्ययन किया, तो यहाँ पे उनको कर्मचारियों का आवास देखने को हमें मिला है। और क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है चाक, यानी किसका, तो कुम्हार का चाक, यानी मिट्टी का घड़ा बनता था, जो मिट्टी का बर्तन बनता था उसका चाक हमको देखने को यहाँ से मिला है। तो यहाँ पे क्या मिला है, कर्मचारियों का आवास मिला है, कुम्हारों का चाक मिला है। और अगर बात करें और क्या क्या यहाँ पे मिला है, तो अगर बात करें हाथी, तांबे का जो घोड़ा यहाँ पे मिला है देखने को, तांबे का घोड़ा यहाँ से देखने को मिला, यानी खिलौना था घोड़े का, ये यहाँ से देखने को हमें मिला है, यानी तांबे का। और क्या बोले तो और बैलगाड़ी भी देखने को मिला है। चलिए तो घोड़ा, यहाँ से क्या मिला है, तांबे का घोड़ा मिला है। और क्या मिला है, तो यहाँ से ताबीज मिला है।
ताबीज यानी भूत भगाने के लिए जो पहनते हैं वो ताबीज यहाँ से मिला है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। और अगर बात करें यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है पासा। पासा मिला है जो यहाँ लोग मनोरंजन के लिए खेलते थे, यानी चौसर की अगर बात करें, चौसर और पासा खेलते थे, यानी कि जानवरों का लड़ाई यहाँ लोग करवाते थे। हम लोग आगे भी देखेंगे ये सब कहाँ से मिला है। तो पासा जो है वो कहाँ से मिला है, वो मिला है हड़प्पा से मिला है, पासा मिला है। चलिए और अगर बात करें यहाँ से क्या सब मिला है, तो यहाँ से अन्नागार यानी बहुत बड़ा अन्नागार देखने को मिला है। अन्नागार मतलब क्या था कि यहाँ पे ना फूड को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े यहाँ पे मिट्टियों का अन्नागार बनाया हुआ करता था। कुछ ऐसे बना हुआ था ऐसे था, ऐसे ऐसे करके रोड के साइड में क्या था, अन्नागार बना होता था, जो यहाँ पे छोटा सा ऐसे करके छिद्र होता था। और यहाँ से जब ज़रूरत होता था तो क्या करते थे, यहाँ से अनाज को निकाल लिया करते थे और यहाँ पे ऊपर से अनाज डाल के इसको सील कर देते थे, यानी बंद कर देते थे। जब सूखा पड़ता था या भोजन की ज़रूरत होती थी उस टाइम में क्या करते थे, इस अन्नागार से भोजन को निकाल लिया जाता था। तो कुछ ये सब चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, अगर हम बात करें तो आदि कर देते हैं, यानी कि और भी चीज़ें हैं जो यहाँ से मिले हैं। तो कॉमन सी बात है कि और भी चीज़ें मिले हैं, तो केवल यहीं से नहीं मिले हैं, और भी जगहों से मिले हैं। तो चलिए अगर बात करें यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो अनाज में अगर बात करें तो अनाज भी यहाँ से हमको देखने को, अगर अन्न भंडार करने की अगर परंपरा है, जैसे लोथल में भी है, अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो में भी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे, ऐसा नहीं कि इसी जगहों पे सब कुछ मिला है, तो ऐसा ऐसा सामान जो है वो अलग अलग जगहों पे भी मिला है। तो बात करें यहाँ पे अगर खेती का, तो खेती का प्रमाण भी हमको देखने को मिलता है। अनाज है तो खेती का प्रमाण तो देखने को मिलेगा, ये भी हमको कालीबंगा से देखने को मिलता है। तो अगर बात करें यहाँ पे फसल में तो ये लोग क्या क्या उगाते थे, तो ये लोग उगाते थे धान यानी चावल, गेहूँ या जौ जिसको बोलेंगे, गेहूँ या जौ कहेंगे, जौ होंगे। उसके बाद था सरसों, मटर, यानी मटर के साथ सरसों खेती जो है वो दोनों मिक्स करके, जैसे अभी भी क्या होता है ना कि गेहूं में सरसों डाल दिया जाता है, और भी क्या होता है कि एक फसल में दूसरे फसल को एक साथ दो फसल को उगा लेते हैं खेत में से। जैसे तिल हो गया, उसको क्या करते हैं, मूंग के साथ में उगा लेते हैं। तो ऐसा दो फसल यानी मटर और सरसों को साथ में उगाने की परंपरा वो लोग सीख चुके थे, और इसका प्रमाण हमको मिलता है कहाँ से, तो कहेंगे वो मिलता है कालीबंगा से। तो ये सब फसलें ये लोग उगाते थे। अगर बात करें ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कौन से फसल से अनजान थे, तो यानी वो नहीं उगाते थे, तो वो था रागी। यानी इसको अभी के भाषा, इधर अगर बात करें हम लोग जिस भाषा में यूज करते हैं, तो रागी को क्या बोलते हैं, तो रागी को बोलते हैं मरुआ, जो गोल सा होता है, काला काला होता है, तो वो है मरुआ, छोटा छोटा दाना होता है इसका, तो इसको रागी बोलते हैं। यानी रागी से वो लोग बिल्कुल अनजान थे, रागी को ये लोग उगा नहीं पाते थे। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। चलिए अगले शहरों की अगर बात करें तो यहाँ से हम लोग उसके बाद देखेंगे मोहनजोदड़ो। चलिए मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो ये जो मोहनजोदड़ो है, इसका ये क्या है, वो सिंध भाषा का शब्द है। ये सिंधु में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है और सिंधु नदी के किनारे पे ये है। 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। चलिए तो अगर बात करें ये मोहनजोदड़ो की, तो ये क्या है, वो सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए अगर बात करें मृतकों का टीला, इससे पहले हम लोग जो हड़प्पा देख रहे थे, हड़प्पा में आप लोग एक और नोट कर लीजिएगा, वहां से क्या क्या मिला है, तो वहां से RH37 नाम का कब्रिस्तान भी मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा से, यानी RH37 नाम का जो कब्रिस्तान है वो कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें इसका अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। तो जब नाम ही मृतकों का टीला है तो यहाँ से कब्रिस्तान तो मिलना चाहिए। तो अचंभा वाली बात यह है कि यहाँ से अगर बात करें कब्रिस्तान की, तो यहाँ से एक भी कब्रिस्तान देखने को नहीं मिला है। तो इसका नाम मृतकों का टीला क्यों पड़ गया। तो बात करें इसका मृतकों का टीला होने का, तो कब्रिस्तान तो नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कब्रिस्तान का अर्थ ये होता है कि ये लोग क्या है कि कब्रिस्तान में एक प्रॉपर तरीका से सबको, यानी लाश को दफनाया जाता है, एक सही सिस्टमैटिक ढंग से पूरा बॉडी एक साथ दफनाया जाएगा, वो कब्रिस्तान देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ से जो देखने को मिले हैं, वहाँ से क्या है कि बॉडी पार्ट्स अलग अलग हुए हैं, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का सर कटा हुआ है, इस प्रकार से। यानी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, और उसमें आपस में लड़के मारे गए थे। यहाँ पे लाशों का ढेर मिलता है।
यानी मृत शरीर जो है इसका ढेर देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉपर एक सही तरीकाओं से, जैसे कब्रिस्तान में सबको लेटा के उसको ढक देते हैं, ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे कटा फटा लाश हमको देखने को मिलता है, यानी हड्डी जो है इसका वो कटा फटा अवशेष हमको देखने को मिलता है। प्रॉपर एक सही तरीका से यहाँ पे लाश यानी कि जो सब है वो नहीं मिला है, इसलिए इसका नाम मृतकों का टीला तो है, लेकिन कब्रिस्तान यहाँ से नहीं मिला है। तो चलिए मिला क्या क्या है इस पर अगर बात करें तो क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है पुरोहित का आवास। यहाँ से क्या मिला है, तो पुरोहितों का आवास मिला है। चलिए जब पुरोहित होंगे तो और क्या क्या मिलेंगे यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे और क्या मिला है, तो चलिए यहाँ मिला है सूती वस्त्र। यहाँ से सूती वस्त्र का प्रमाण हमको देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से अगर बात करें तो और क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है बृहद स्नानागार। यहाँ से बृहद स्नानागार देखने को हमें मिलता है, यानी कि ग्रेट बाथ हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। बृहद स्नानागार ये यूनिक क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अगर बात करें बृहद स्नानागार की तो इसका जो बनावट है कुछ ऐसा था कि मान लीजिए ये स्नानागार ऐसा है जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिखेंगे। तो चलिए ये अगर बात करें, ये स्नानागार है, ये क्या, इसमें उत्तर साइड से और दक्षिण साइड से ऐसे सीढ़ियां बने हुए थे निकलने के लिए, और इसके साइड में क्या था ना, ये अभी का एक तरह से स्विमिंग पूल समझ लीजिए। इसमें क्या था, स्विमिंग पूल के पूरा स्ट्रक्चर स्विमिंग पूल की तरफ था, और ऐसे करके छोटे छोटे कमरे हुए करते थे। तो इसमें क्या है कि इससे इंसान यानी कि इसमें लोग क्या होते थे, नहाने के लिए उतरते थे, और ऐसा तो नहीं है कि ये सभी के लिए ओपन था, तो इसमें कोई भी आ सकता है। छोटे बच्चे मान लीजिए इसमें कुछ सुसु कर दिया, गंदा कर दिया, तो इसमें पानी नहाने के बाद ये लोग क्या करते थे, इस कमरे में जा करके एक बार फ्रेश वाटर से फिर से स्नान करते थे, और फिर से उसके बाद क्या करते थे, ये लोग अपने कामों पे निकल जाते थे। तो ऐसा करके क्या है, छोटे छोटे कमरे यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। बिल्कुल अभी के जो स्विमिंग पूल है बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो कौन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि हम लोग ही उनसे कॉपी कर लिए हैं। अगर बात करें यहाँ पे पानी का सोर्स क्या था, तो एक तरफ ये क्या था, नाले से कनेक्ट हुआ था ताकि गंदे पानी को यहाँ से निकाल दे, और दूसरी तरफ क्या था, नदी से ये लोग कनेक्ट किए हुए थे कि इसमें पानी को लाया जा सके। और अगर बात करें इसमें नीचे क्या था, तो ये ईंटों का बना हुआ था, पक्का ईंट का बना हुआ था, और नीचे जो सरफेस है पानी का रिसाव ना हो, पानी ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रहे, पानी कम ना हो, उसके लिए क्या था, तो चारकोल का यहाँ पे प्लास्टर किया हुआ था। चारकोल का प्लास्टर इसके दीवारों में अंदर से कर दिया गया था। तो चलिए हम आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ से मिला है। तो यहाँ से अगर बात करें और क्या क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है 2 मंजिला इमारत। यहाँ से 2 मंजिला इमारत हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे इतिहासकारों का मानना है कि ये 2 मंजिला इमारत जो है वो क्या है, एक तरह का ये सभागार था, सभागार था। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सभागार ना होकर के ये विद्यालय था, विद्यालय था। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे काम चल रहे थे। 2 मंजिला इमारत हमको देखने को कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से देखने को हमें मिला है। और अगर बात करें यहाँ से क्या देखने को मिला है, तो यहाँ से मिला है हमको यज्ञ करने का जो हमें अग्निकुंड होता है, यानी आग जलाने का प्रमाण हमको, आग का साक्ष्य हमको यहाँ से मिलता है, अग्निकुंड मिलता है। अग्निकुंड हमको कहाँ से देखने को मिलता है, यहीं से देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, तो अगर बात करें तो यहाँ से मिलता है पशुपति नाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ की मूर्ति हमको देखने को मिलता है। पशुपतिनाथ हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से जो मूर्ति मिला हुआ है वो क्या है कि आधे आंख उसका बंद है और आधा खुला हुआ है, यानी थोड़ा ऐसे आंख बंद करते हैं और थोड़ा ऐसे खुला रखते हैं, इस टाइप से है। और वो ध्यान में यानी आसन ऐसा लगाया जैसे कि वो तपस्या कर रहा हो ऋषि मुनियों की तरह। उनके दोनों कंधे पे सांप दिखाई देता है, पैर के पास जानवर देखने को मिलता है, हिरन देखने को मिलता है, हाथी देखने को मिलता है, ऐसे ही कुछ जानवर देखने को मिलता है। इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ये पशुपति की मूर्ति होंगी यहाँ से, यानी जिसको हम लोग आदि शिव की, इसको पशुपतिनाथ को की मूर्ति की अगर बात करें तो इसको जॉन मार्शल साहब ने आदि शिव की भी उपाधि दिया है। आदि शिव यानी शिव से पहले का शिव, शिव से पहले का शिव का स्वरूप, यानी आदि शिव की उपाधि किसको दिया, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति यहाँ से हुआ है। ये जो मूर्ति हमें मिला है वो उसमें क्या है ना कि उसमें जो शॉल ओढ़ा हुआ है वो तिपटिया शॉल ओढ़ा हुआ है। ये शॉल कैसा होता था कि एक शॉल है, इस पर काला काला धब्बा सा ऐसे, अगर ये शॉल है तो ऐसे क्या था, गोल गोल सा यहाँ पे ऐसे धब्बा होता था काला काला, ये इसको बोलते थे तिपटिया शॉल।
ऐसे करके डॉट डॉट बना होता था काला काला, ठीक है। तो ये खास करके अभी की अगर बात करें तो अभी दुपट्टा में अगर ऐसा डिजाइन हमको देखने को मिलता है, इसमें काला काला गोल गोल सा ऐसा ऐसा क्या मिलता है हमको डिजाइन देखने को मिलता है। और ये हमारा उस टाइप का तिपटिया शॉल था उस टाइम का। तो चलिए अगर बात कर रहे हैं किस चीज़ की, पशुपतिनाथ की, तो यहाँ से हमको क्या मिला है, यहाँ उसके बाद यहाँ से क्या मिलता है, अगर और भी जानकारी यहाँ से जुटाने की कोशिश करें तो चलिए इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अनुमान ही क्यों लगा रहे हैं कि यहाँ से ये मिला है इसका मतलब ये होगा, यहाँ से ये मिला है इसका मतलब ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें तो हम लोग पढ़ किस चीज़ को रहे हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को। और ये किस हिस्ट्री के किस पार्ट में आ रहे हैं, जिसके हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आता है आधे ऐतिहासिक काल में। इसमें क्या है, लिखा हुआ प्रमाण तो मिला है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों नहीं पढ़ पाए हैं और इससे हम लोग अनुमान ही लगा पा रहे हैं। तो चलिए अगर बात करें क्यों नहीं पढ़ पाए हैं, तो धौलावीरा के एक स्टेडियम के पास हमें एक साइन बोर्ड मिला है, जिसमें क्या है कि 64 लेटर वाला साइन बोर्ड हमको देखने को मिला है। उसमें ज़्यादातर अक्षर यू आकार का है और कुछ जो है और मछली का साइन बना हुआ है, मछली का चित्र बना हुआ है, ऐसा कुछ हमको लेटर देखने को मिलता है। हालांकि कुछ मोहरे भी देखने को मिलते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है और वहाँ पे किसी न किसी जीव का फोटो बना हुआ है, कहीं घोड़ा का फोटो है तो कहीं एक सिंह वाला गेंडा का फोटो है। तो उस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात करें इसकी जो लिपि है उसको हम लोग पढ़ क्यों नहीं पाए हैं, तो समझिए कि कुछ वो लोग लिखते कैसे थे। मान लेते हैं कि ये कुछ पेपर है स्क्रिप्ट लिखने का, तो वो लोग क्या करते थे, ऐसा कुछ क्या करते थे, लिख देते थे। तो मान लीजिए ये जो लिखावट है ये क्या है, दिखने में कैसा लग रहा है, अब बताइए। तो कहेंगे दिखने में तो ये त्रिशूल की जैसा कुछ लग रहा है, ये हैशटैग जैसा लग रहा है, यानी ये चित्र ऑलमोस्ट कहे तो ये कैसा है, तो कहेंगे ये चित्र लग रहा है। यानी इसमें क्या है, कुछ अभी हमने देखा कि यू आकार का शेप हमको देखने को मिला है और मछली के आकार का हमें चित्र भी देखने को वहाँ से मिला है। तो क्या है, यहाँ से है चित्र, देखने में लगता है कि ये कोई फोटो है, चित्र है, लेकिन ये क्या है, यानी भावना को प्रकट करने के लिए ये लोगों ने कुछ लिखा है। यानी ये हो न हो हमें इसको मानना पड़ेगा कि ये स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो ये क्या है, चित्र है, लेकिन ये है किस चीज़ का पार्ट, तो ये है स्क्रिप्ट का पार्ट, यानी लिखावट का पार्ट है ये। तो हम लोग इसको जो अगर बात करें तो इसका जो भाषा है यानी इसका लिपि जो है, तो हम बात कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी लिपि है, तो कहेंगे भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक यानी भावना को प्रकट करने के लिए लिखा गया है, लेकिन वो दिखने में कैसा है, चित्र की तरह है, इसलिए हम इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक बोलते हैं। यानी इसको अगर बोल समझने के लिए बोले तो यानी इसको चित्राक्षर भी बोल सकते हैं। चित्र की तरह दिखने वाला अक्षर था ये चित्राक्षर, यानी इंग्लिश में कहेंगे पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें जो अगर बात करें तो इसकी लिखावट हम लोगों ने ऐसा तो समझ लिया, लेकिन इसको हम लोगों ने पढ़ क्यों नहीं पाए। अगर बात करें नहीं पढ़ पाने का, तो क्या कारण था जो नहीं पढ़ पाए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो थे बहुत ही स्मार्ट। शायद हमको लगता है कि वो चाहते ही नहीं थे कि उन लोगों के बारे में कोई ज़्यादा जान पाए। इन लोगों ने जो लिखा, एक तो उन्होंने क्या किया, तो चित्र और अक्षर दोनों को मिला दिया, यहाँ कन्फ्यूज कर दिया। और ऊपर से जब लिखने का टाइम आया तो क्या किया इन्होंने, जस्ट अ सेकेंड, जब लिखने का टाइम आया तो क्या किया इन्होंने कि जब लिखना शुरू किया तो ये लोग क्या किया, ऐसे दाएं से बाएं लिखा, फिर बाएं से दाएं लिखा, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ आया, इधर से दोनों तरफ से लिखा। जैसे कि हम लोग हिंदी लिखते हैं, वो देवनागरी भाषा मतलब लिपि का शब्द है, और वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। और अगर बात करें उर्दू की, तो वो राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। उर्दू क्या है, राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी की बात करें तो वो लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। हिंदी बात करें तो वो देवनागरी लिपि में आता है, अंग्रेजी बात करें तो रोमन लिपि में आता है। तो उस तरीका से इन्होंने क्या किया, दोनों को ये भी मिक्स कर दिया, यानी ये राइट से लेफ्ट लिखे, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, ऐसे करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो इस प्रकार के जो लेखन हैं, यानी अगर बात करें इसकी जो अक्षर है, यानी इसका जो चित्र है, चित्राक्षर यानी भाव चित्रात्मक, तो इसका लिपि है, यानी भाषा क्या है, भाव चित्रात्मक। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो भाषा है वो भाव चित्रात्मक है। और अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसा है, ये ना तो देवनागरी टाइप का है और ना ही तो फारसी यानी अरबी टाइप का है। यानी अगर बात करें ये लोग, तो ना ही लेफ्ट से राइट लिखा है, ना ही राइट से लेफ्ट लिखा है, दोनों मिक्स कर दिए हैं। तो बात करें इसमें देखने में कैसा लगता है, एक बार इधर से गया, इधर से आया, इधर से गया, फिर इधर से आया। तो बात करें इन्होंने, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं खेत में जब बैल हल चलाते हैं किसान, तो देखते हैं कि बैल को यहाँ से ले जाते हैं, फिर ऐसे करके आते हैं, फिर ऐसे करके आते हैं, फिर ऐसे करके आते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा। तो ये कुछ बैल के आकार का जो इतिहासकार थे, इन्होंने क्या किया, इसको यानी इसको जो है बैल के चलने की तरह इसको मान लिया और इसको बोल दिया, इस लिपि को जो नाम दिया वो दिया बुस्त्रोफेदन। बुस्त्रोफेदन यानी हिंदी में कहेंगे इसको
गोमुत्रिका लिपि। कौन सा लिपि है? तो कहेंगे गोमुत्रिका लिपि। यहाँ से समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो भाषा है वो कौन सा भाषा है? तो कहेंगे भाव चित्रात्मक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या है? गोमुत्रिका लिपि है। कैसा है? गोमुत्रिका लिपि है, यानी वस्त्रोत्फेदन है। चलिए, वस्त्रों का अर्थ बैल होता है, तो यहाँ से बैल वाला कंसेप्ट लेकर के हम लोग यहाँ से समझे हैं। तो करते हैं यहाँ से आगे की बात। चलिए, बात कर रहे हैं यहाँ से आगे की। तो अब अगले जो नगर मिले हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कालीबंगा। चलिए, कालीबंगा की बात करें तो इसका जो अर्थ है वो क्या है? तो यह है काली मिट्टी की चूड़ियां। इसका जो अर्थ है, यानी कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो काली मिट्टी की चूड़ियां होता है। ये जो कालीबंगा है वो कहाँ है? तो कहेंगे ये है राजस्थान। राजस्थान के कहाँ है? तो कहेंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ी में है। हनुमानगढ़ी, ये क्या है? हनुमानगढ़ी। ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ी में कालीबंगा पड़ती है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ियां होती है। तो बात करें कालीबंगा से, तो यहाँ से हमको क्या क्या प्रमाण हमको देखने को मिला है? तो यहाँ से मिला है अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड मिला है। कौन सा अग्निकुंड? तो कहेंगे यज्ञ करने का जो अग्निकुंड है यहीं से हमको प्राप्त हुआ है। और क्या क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है हमको जानवरों का कटा हुआ हड्डी का अवशेष मिलता है। क्या मिलता है? जानवरों की कटी हुई हड्डी का अवशेष, यानी जानवरों के जो कटा हुआ हड्डी है उसका अवशेष देखने को मिलता है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो पूजा पाठ हो रहे हैं, अग्निकुंड हो रहे हैं, इसमें जानवरों को बलि देने का कार्य किया जाता था। तो यहीं से प्रमाण हमको मिलता है और इससे अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बलि प्रथा में विश्वास रखते थे। जैसे ताबीज मिला था हड़प्पा से, तो वहाँ से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास रखते थे। उसी तरह से यहाँ से पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे? बलि दिया करते थे जानवरों की और बलि प्रथा में विश्वास रखते थे। अगर बात करें और क्या क्या देखने को मिलती है हमें, जैसा कि हम लोगों ने देखा, यानी यहाँ से हमको देखने को मिलता है जुता हुआ खेत। जुता हुआ खेत देखने को मिलता है। जुता हुआ खेत का प्रमाण हमको यहीं से देखने मिलता है। और क्या क्या मिलता है? मिश्रित खेती यहीं पे देखने को मिलता है। मिश्रित खेती में हम लोगों ने देखा था, यहाँ से क्या मिलता है? सरसों और मटर को ये लोग क्या करते थे? मिक्स करके खेती करते थे, दोनों एक साथ उगाने का। यहीं से हमको क्या मिला है? प्रमाण मिला है। यहाँ से हमको क्या मिला है? यहीं से प्रमाण मिला। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे की बात करें, यहाँ से क्या मिलता है? तो मनके बनाने की कारखाना हमको यहाँ से मिलता है, यानी चूड़ी जो है यहाँ बन रही है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है? चूड़ी मिल रही है। और अगर बात करें यहाँ से क्या मिल रहा है, तो यहाँ से हमको एक अलंकृत फर्श मिला है। अलंकृत फर्श। अब अलंकृत फर्श का मतलब यह है कि एक टाइल्स मिला है यहाँ से, जिसपे क्या है? यहाँ पे पेंटिंग किया हुआ है, कुछ चित्र आरक्षित यहाँ पे किया हुआ है। एक छोटा सा टाइल्स हमको यहाँ से मिला है। और अगर बात करें इस टाइल्स पे आकृति कुछ ऐसा था कि आगे आगे तो कुत्ता, मतलब सॉरी, बिल्ली आगे आगे भाग रही है और पीछे पीछे कुत्ता उसको ऐसा पीछा कर रहा है, यानी कि बिल्ली को पीछा करता हुआ कुत्ते का प्रमाण हमको क्या मिला है? बिल्ली आगे आगे भाग रही है और पीछे पीछे कुत्ता हमको यहाँ से देखने को ऐसा लग रहा है कि पीछे पीछे कुत्ता इसको दौड़ा रहा है। जैसे कि हम लोग पंचतंत्र यानी विष्णु शर्मा की कहानियों में जैसा सुनते हैं, ऐसा ही कुछ हमको यहाँ से फर्श पे ऐसा कुछ फोटो दिखा है, जहाँ आगे तो बिल्ली के पंजे हैं और पीछे से क्या है? कुत्ते के पंजे का निशान हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर बात करें और यहाँ से क्या मिलता है, तो यहाँ का एक विशेषता है कि यहाँ के जितने भी घर हुए हैं, अधिकांश घरों में एक कुआं देखने को मिलता है। क्या मिलता है यहाँ से? अधिकांश घरों में कुआं देखने को मिलता है। कुआं देखने को मिलता है प्रॉपर यहाँ से, और कुआं जो है उससे पानी निकाला है और यहाँ पे उसके पास ही थोड़ा सा कुआं के बगल में फर्श है और फर्श पे जो पानी यूज होता था वो प्रॉपर एक नाली के द्वारा क्या था? बाहर से कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी हमको देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो कहाँ से देखने को मिल रहे हैं? वो है कालीबंगा से हमको देखने को मिलता है। तो और अगर बात करें आगे की, चलिए, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया हड़प्पा, देख लिया। दूसरा अगर बात करें तो मोहन जोधपुर देख लिया। तीसरा कालीबंगा, कालीबंगा देख लिया। अब अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है चान्होद्रो।
चाणोद्रो। चलिए चाणोद्रो की बात करें तो चाणोद्रो से हमको क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ से हमको स्त्रियों से संबंधित यानी महिलाओं से संबंधित जुड़ी हुई ज़्यादा सामान देखने को मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं जो अभी के सिनेरियो के हिसाब से अगर देखें तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो सामान महिला ही यूज करती थी, लेकिन ऐसा अभी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ से देखने को क्या क्या मिला है, तो पहली बात यहाँ से जो देखने को मिला है वो क्या मिला है, तो अगर बात करें यहाँ से तो ये मिला है लिपस्टिक का साक्ष्य यहीं से हमको मिलता है। लिपस्टिक का साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उस टाइम में महिला ही लिपस्टिक लगाती थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों लिपस्टिक का यूज करता होगा, क्योंकि उस टाइम में दोनों कानों में कुंडल भी पहनते थे। अगर बात करें जूड़ा रखने की तो बड़े बड़े बाल और जूड़ा यहाँ पे मेल और फीमेल वहाँ पे दोनों रखते थे। गहनों की बात करें तो वहाँ पे गहने भी दोनों लोग पहनते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिपस्टिक का यूज़ केवल महिला ही करती होगी, लिपस्टिक का यूज़ यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों से हो सकता है, दोनों यूज करते होंगे। यहाँ से और क्या क्या प्रमाण मिला है, तो यहाँ से सुई धागा मिला है। सुई धागा का प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है, चाणोद्रो से ही मिलता है। और क्या क्या मिलता है, यहाँ से टकसाल मिलता है। टकसाल जैसे कि बात करें यानी टकसाल अभी के सिनेरियो में कहेंगे तो टकसाल, उस टाइम में कहेंगे तो मुहर बनाने की कारखाना, मुहर बनाने की कारखाना, यानी वहाँ पे क्या करते थे, मोहर बनाया जाता था। यानी वहाँ पे मोहर से सेंस ये था कि व्यापार में मोहर का यूज होता था, यानी फारस की मोहर जो हमको देखने को मिलता है। तो मोहर बनाने का तात्पर्य ये था कि अगर यहाँ से हम सामान को कहीं भेजेंगे, क्योंकि जिस टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो वहाँ पे केवल सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं चल रही थी, उसके साथ साथ में दुनिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सभ्यता चल रही थी। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और कौन कौन सभ्यता चल रही थी, तो उसमें एक आता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। दूसरा अगर बात करें कौन सा सभ्यता चल रहा था, दूसरा था फारस सभ्यता। तीसरी बात करें तो वो चीन की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। अगर बात करें मिस्र की सभ्यता की तो ये नील नदी के किनारे बसा हुआ था, नील नदी के किनारे पे बसा हुआ सभ्यता था। फारस की अगर बात करें तो ये इराक में दजला और फरात नदी के किनारे पे बसा हुआ था। कहाँ पे था ये, कहाँ था, मिस्र में, ये मिस्र में था। ये था इराक में, इराक में कौन सा नदी थे, तो दजला और फरात, दजला और फरात नदी के किनारे पे ये सभ्यता डेवलप हुआ था। अगर चीन सभ्यता की बात करें तो ये तो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ था, ये लगभग चीन और मंगोलिया में फैला हुआ सभ्यता था। और ये पीली नदी के सभ्यता, पीली नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप हुआ था। तो सभ्यता केवल यही एक ही सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं थी, और भी सभ्यता चल रहे थे। और हमको फारस के साथ साथ मिस्र के साथ साथ प्रमाण भी हमको देखने को मिलता है कि यहाँ से हमको व्यापार किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में। तो आगे बात करते हैं, तो व्यापार करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि यानी अभी का व्यापार करते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉपर एड्रेस लिखते हैं। अगर कोई कंपनी का अपना स्टिकर होता है तो स्टिकर भी लगाते हैं। तो उस टाइम में क्या था, यहाँ पे ये मुहर बनाया जाता था कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से कोई सामान हम कहीं भेजेंगे तो उसको पता होना चाहिए कि ये सामान कहाँ से आया है। तो हम क्या करते थे, सामान जब भेजते थे तो उस सामान के बोरे पे, उस सामान के पैकेट पे क्या करते थे, सील लगाते थे, यानी अपना मुहर लगा देते थे। और इससे पता चल जाता था कि ये जो सामान है वो किस जगह से आया है। तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के मुहर हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जैसे बात करें मुहरों की, तो मुहर यहीं से नहीं मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं, कालीबंगा से भी मिले हैं। हालांकि कालीबंगा से तो बेलनाकार शेप के भी मुहर मिले हैं। तो कालीबंगा में आप बात करें तो आप लोग नोट कर लेंगे कि कालीबंगा में एक विशेष प्रकार की मुहर देखने को मिला है, वो था बेलनाकार मुहर, बेलनाकार मोहर। यानी और भी जगह जो मोहर हमको देखने को मिला, या तो आयतकार था, यानी वो तो या तो आयत के आकार का था या फिर वर्ग के आकार का था। लेकिन बेलनाकार टाइप का जो मोहर है हमको कालीबंगा से देखने को मिलता है, वो एक यूनिक सा था, कुछ नया सा मोहर था। तो अगर बात करें मोहरों की, तो मोहर का यूज क्यों कर रहे हैं, कि ताकि पहचान हो सके कि ये सामान आया कहाँ से है, या फिर ये सामान कहाँ से। यानी अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिला है तो यहाँ पे अलग सा मोहर होगा, लोथल से जाएगा तो वहाँ पे अलग टाइप का मोहर होगा। यानी अलग अलग जगहों से अगर सामान जा रहा है, इसका मतलब मोहर भी अलग अलग होना चाहिए। और मोहर पे जो साइन दिया है वो भी अलग अलग होना चाहिए, तभी तो हमको देखने को मिलता है कि किसी मोहर पर बैल छपा हुआ है, किसी मोहर पे हाथी छपा हुआ है, किसी मोहर पे एक सिंह वाला गेंडा छपा हुआ है। तो ये अलग अलग टाइप का मोहर हमको देखने को मिलता है। चलिए, और अगर बात करें यहाँ से क्या मिलता है चाणोद्रो से, तो चाणोद्रो की अगर बात करें तो यहाँ से मिलता है, बात करें यहाँ से और भी क्या क्या मिलता है, तो यहाँ से मन के बनाने के कारखाने,
मनके बनाने के कारखाने यहाँ से देखने को मिलते हैं। मनके का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पे गहने की बात हो रही है, आभूषण बनाने के कारखाना यहाँ से हमको देखने को मिलता है। जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, यहाँ से अगर अभी के सेंस में बात करें तो यहाँ से महिलाओं से रिलेटेड सामान देखने को मिलता है। कहाँ से? चनहुदरों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम में ये केवल महिला ही यूज करती थी, यहाँ पे दोनों यूज करते होंगे, ऐसा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम लोग देख चुका है, आगे की अगर बात करें तो आगे और जो प्रमुख स्थल है जो 2800 खोजे गए हैं, उसमें सब नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो उसमें और अगला जो आता है उसका नाम है लोथल। लोथल, चलिए, तो अगर बात करें लोथल की तो ये लोथल जो है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चलिए, ये लोथल जो है वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो अगर बात करें यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है बंदरगाह। बंदरगाह हमको देखने को यहाँ से मिला है, यहाँ से हमको बंदरगाह देखने को मिलता है। अब बंदरगाह यानी डॉकयार्ड देखने को मिलता है, तो बंदरगाह यहाँ से जब देखने को मिलता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से व्यापार होना शुरू हो गया था। अगर बात करें व्यापार की, तो यहाँ पे व्यापार कहाँ से होता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों हो रहा था, यानी आंतरिक व्यापार भी हो रहा था और बाहर देशों के साथ भी व्यापार हो रहा था। इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? तो यही बंदरगाह में, यानी कि यही लोथल में हमको फारस की मोहर देखने को मिलता है। फारस की मोहर देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा कि फारस में जो सभ्यता है, यानी फारस की जो सभ्यता थी, तो जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अगर सामान भेज रहे हैं तो वहाँ पे मोहर भेजते हैं कि पता चले कि ये यहाँ से सामान पहुँचा है। तो फारस के लोग भी जब सामान भेजते थे तो क्या करते थे? मोहर लगा के भेजते थे अपना, ताकि पता चले कि ये फारस की सामान यहाँ पे हमारे पास आया है। तो इस प्रकार से फारस का मोहर मिलने का अर्थ है कि फारस के साथ साथ हमारा व्यापार चल रहा था। फारस ही नहीं, यहाँ पे मिस्र के साथ यानी मेसोपोटामिया के साथ भी हम लोग का व्यापार चल रहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हम लोग के साथ व्यापार में थी। और अगर बात करें लोथल की, तो लोथल में क्या था? यहाँ पे हमको युगल समाधान देखने को मिला है। युगल समाधान, यानी युगल समाधान का अर्थ ये है कि यहाँ पे एक कोई आदमी मरा हुआ है तो उसके साथ साथ दूसरे को भी दफनाने का प्रमाण हमको मिलता है। युगल मतलब दो, यानी युगल के समाधान हमको देखने को मिलता है। कहाँ से मिलता है देखने को? लोथल से देखने को हमें मिलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर बात करें और हमको क्या देखने को यहाँ से मिलता है, तो यहाँ से हमको मछली पकड़ने का कांटा देखने को मिलता है। मछली पकड़ने का कांटा यहीं से हमको देखने को मिलता है। अगर समुद्र है, बंदरगाह है, व्यापार हो रहा है, तो मछली भी पकड़ते ही होंगे यहाँ से, तो इसलिए वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और क्या है? बंदरगाह है, व्यापार हो रहा है, तो यहाँ पे हमें हाथी का दांत भी देखने को मिलता है। जैसे अभी भी हाथी का दांत स्मगलिंग होता है, लोग क्या करते हैं? हाथी को मार के उसका दांत काट के काला बाजार में बेचते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पे हमको क्या मिलता है? हाथी दांत। हाथी दांत हमको क्या मिलता है? देखने को मिलता है यहाँ से। इंपॉर्टेंट बात है, हाथी दांत से क्या करते थे उस टाइम में लोग? मनके बनाते थे, यानी गहने बनाते थे, पहनने के लिए अलग अलग प्रकार के आभूषण का निर्माण करते थे, डेकोरेशन के लिए इसका यूज करते थे। हाथी दांत का व्यापार उस टाइम में हो रहा था। इसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है लोथल से। और अगर बात करें लोथल से क्या मिलता है, तो हमको जैसे कि हम बताए थे अभी पीछे, हमने देखा कि हड़प्पा काल में भी, यानी हड़प्पा में भी हमको क्या मिला है? अन्नागार देखने को मिला है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या मिलता है? अन्नागार, बृहद अन्नागार देखने को मिलता है। लेकिन इसका क्या है कि एक चीज़ है कि इसमें जो भी चीज़ मिलेंगे, जो भी घर मिलेंगे, जो भी डिजाइन हमको देखने को मिलेगा भवन का, उसका मेन गेट जो है, यानी मुख्य द्वार जो है वो कहाँ खुलेगा? वो खिलेगा मेन रोड पे, मेन रोड यानी मुख्य सड़क पे खुलेगा, मुख्य सड़क पे खुलेगा। यानी अगर बात करें सड़कों की, तो यहाँ पे जो सड़कें थी वो रेक्टेंगल शेप में था, यानी ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे यानी समकोण पे काटता था। अगर बात करें सड़कों की, तो सबसे चौड़ी सड़क की अगर बात करें तो वो कहाँ से देखने को मिला है? तो वो मिला है मोहनजोदड़ो से हमको देखने को मिला है। लगभग 30 फीट सड़क का चौड़ाई होता था उस टाइम में, और ये बहुत ही चौड़ी सड़कें होती थी। और इस में यानी कि लोथल में जो भी भवन है उसका मेन गेट जो है वो कहाँ खुलता है? सीधे सड़कों पर खुलती है। बाकी सब जगह हमने देखा कि क्या है, मेन गेट पीछे की तरफ खुलता था, यानी गली में खुलता था। तो अगर बात करें यहाँ पे क्यों खुल रहा है मुख्य द्वार पे? क्योंकि यहाँ पे व्यापार हो रहा है। अब व्यापार हो रहा है, बंदरगाह है, तो जो सामान है वो सामान क्या करेंगे? अगर गली से होकर के रखने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है गली में सामान फंस जाए, क्योंकि गली का चौड़ाई बहुत कम होता था, 2-2.5 फुट ही होता था। और अगर बात करें मेन गेट की, तो मेन गेट पे क्या है कि सामान को लोड करना अनलोड करना बहुत ही आसान होता था, गोडाउन की तरह इसका यूज करते थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना प्रॉपर एक सुविधा की तरह, यानी जैसा जैसा जहाँ पे जो चीज़ की जरूरत है वहीं पे हमको देखने को मिलता है वो सारा सामान, और उसी प्रकार से देखने को मिलता है। और यहाँ से क्या मिलता है? तो यहाँ से अगर बात करें और देखने की, तो यहाँ से मिलता है कलश समाधान। कलश
समाधान यहाँ से देखने को मिलता है। अगर बात करें समाधान, यहाँ पे दो बार यूज हो चुका है, युगल समाधान, कलश समाधान। यानी यहाँ पे जो मर रहे हैं लोग उसके साथ क्या हो रहा है, किसी और को भी दफना दे रहे हैं। अगर वो ऐसा समाधान हमको देखने को मिला है। और भी एक और टाइप का कब्र मिला है, यहाँ से कलश समाधान देखने को मिला है। यानी अगर कोई मर गया है तो उसके साथ एक कलश को भी दफनाया जाता था और उस कलश में क्या होता था, अनाज डाल दिया जाता था। और इस टाइप का कब्रिस्तान हमको यहाँ से देखने को मिला है। हो ना हो ये लोग क्या करते थे कि दोनों यानी कि इहलोक और परलोक दोनों में विश्वास रखते थे। यानी इहलोक और परलोक दोनों में विश्वास रखते थे। इनका मानना यह था कि अगर यहाँ से दूसरे लोक तक जाएंगे तो रास्ते में भूख लगेगी, खाना पीना उसको चाहिए, तो क्या करते थे, जो समाधान करते थे यानी दफनाते थे, उसके साथ कलश भी दफनाते थे और उस कलश में खाना पानी प्रॉपर उसमें डाल के और साथ में इंसान के साथ दफना दिया करते थे। तो यहाँ से क्या होता है, अलग अलग प्रकार के समाधान देखने को मिलता है। एक यहाँ से और अगर बात करें किस टाइप का समाधान देखने को मिलता है, तो यहाँ से समाधान की अगर बात करें, समाधान के अलग अलग तरीके मिलते हैं। तो कौन कौन से तरीके मिलते हैं, तो यहाँ से अगर बात करें तो 3 टाइप के यहाँ से समाधान देखने को मिलते हैं। 3 टाइप की बात करें समाधान की, कौन कौन से हैं, तो वो था, एक था पूर्ण, गौर करेंगे, पूर्ण समाधान। दूसरा अगर बात करें, दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था आंशिक समाधान। और तीसरा की अगर बात करें तो वो था समाधान। तो अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर था और क्यों होता था ऐसा। तो पूर्ण समाधान का अर्थ ये था कि ऐसे लोग जिनको क्या करते थे, दफना दिया करते थे। यानी कि सीधे मर गए तो उनको क्या करते थे, दफना देते थे प्रॉपर ही। जैसे कि हम लोगों ने देखा युगल समाधान और कलश समाधान को अपनाते हुए क्या करते थे, दफना देते थे, उनको हम लोग बोलते थे पूर्ण समाधान। तो इसमें आता था इन टाइप का कैटेगरी। अगर बात करें आंशिक समाधान की, तो इसमें क्या होता था कि आंशिक समाधान में अगर कोई मर गए तो उसको सबसे पहले तो फ्री रेंज में छोड़ दिया जाता था। यानी जंगलों में हो गए, मैदान में हो गए, कहीं पे क्या करते थे, छोड़ देते थे। और उसको क्या करते थे, 2-4 दिन, 10 दिन, सप्ताह दिन तक क्या करते थे, उसको जंगली जानवर, चील, कौवे उसको नोच नोच के खा जाते थे। अब जो छोटा फूटा रहता था, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ रहता था हड्डी और उसके अवशेष मांस का, उनको क्या करते थे, फिर बाद में दफना देते थे। ये था आंशिक समाधान की प्रक्रिया। अब इसका प्रयोग ऐसा क्यों करते थे, ऐसा लगता है इतिहासकारों को मानना है कि ऐसा उन लोगों के साथ करते होंगे जो सामाजिक अगर बात करें तो असामाजिक तत्व होंगे, उनके साथ ऐसा किया जाता होगा। एक तरह से ये पनिशमेंट देने के लिए ऐसा किया जाता होगा कि जो मर गया है उसको क्या किया जाता था, छोड़ दिया जाता था किसी फ्री रेंज में, जंगलों में, ताकि उसको कोई नोच नाच के जंगली जीव उसको खा जाए और जो बचे उसको लास्ट में दफना दे। इससे कोई असामाजिक तत्व की, जैसे अगर बात करें कोई चोर हो गए, अगर कोई हो गए, अगर मारपीट करने वाले हो गए, तो उसको पनिशमेंट के रूप में ऐसा हो सकता है कि या उसके साथ ऐसा किया जाता होगा। तो चलिए अगर बात करें समाधान की, तो इसमें क्या किया जाता था, इसमें जला दिया करता था। यानी इसमें क्या करता था, मृत शरीर को, जैसे हिंदू धर्म में अभी हम लोग देखते हैं परंपरा में जला देते हैं, यानी संस्कार, अंतिम संस्कार में क्या करते हैं, सबको जलाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से समाधान में क्या होता था, तो जला दिया करता था। जो बॉडी था यानी कि डेड बॉडी था, उनको क्या करते थे, जला दिया करते थे। तो जैसे कि आप लोग बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे ये समाधान क्या था, किस टाइप के समाधान थे, इसमें क्या क्या होता था, वो सब आप लोग ने यहाँ पे देख चुके हैं। अगर और आगे की बात करें तो अगला शहर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें था, अब छोटे छोटे के 2, 4, 5 हो गया। छठे की अगर बात करें तो वो था धौलावीरा। धौलावीरा, जस्ट अ सेकेंड। अगर बात करें यहां से क्या क्या मिले हैं, तो बात करें धौलावीरा से, धौलावीरा से क्या क्या मिला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि धौलावीरा से हमको मिला है स्टेडियम। धौलावीरा से हमको स्टेडियम का प्रमाण मिला है। बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि धौलावीरा से क्या हमको देखने को मिला है, स्टेडियम देखने को मिला है। यानी इस स्टेडियम में होता क्या था, तो उस टाइम का मानना है कि इस स्टेडियम में मनोरंजन का कार्य किया जाता था। इस स्टेडियम में प्रतियोगिता होते थे, जिसमें जंगली जानवरों का प्रतियोगिता कराया जाता था। कुत्ते का दौड़ करवाया जाता होगा, घोड़े का दौड़ करवाया जाता होगा, जंगली जानवर को आपस में लड़ाने का काम करते होंगे। कुछ इस प्रकार से उस स्टेडियम का यूज हो रहा है। अगर बात करें मनोरंजन की, तो उस टाइम में जो लोग थे वो मनोरंजन में क्या क्या करते थे, तो जैसे घुड़दौड़ हो गया, घुड़सवारी हो गया, जंगली जानवरों को लड़ाने का काम हो गया,
पासा खेलते थे, चौसर खेलते थे। जैसे कि हम लोग पीछे देखे कि पासा के प्रमाण अगर बात करें तो हमको कहाँ से मिलता है, लोथल से, सॉरी हड़प्पा से देखने को मिलता है। चौसर की अगर प्रमाण करें तो चौसर लोथल में, और मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, चौसर यहाँ से देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ स्टेडियम देखने को कहाँ से मिलता है तो धौलावीरा से देखने को मिलता है। और क्या क्या यहाँ से मिलता है देखने के लिए, तो स्टेडियम के साथ साथ स्टेडियम के बाहर एक साइन बोर्ड हमको देखने को मिलता है। क्या बोलता है, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड हमको यहाँ से देखने को मिलता है, यानी उस पे क्या है 64 लेटर वहाँ पे लिखा हुआ है। उस साइन बोर्ड पे कितने लेटर लिखे हुए हैं, 64 लेटर लिखे हुए हैं। इसका प्रमाण हमको देखने के लिए यहाँ से मिट्टी का खिलौना हमको यहाँ से देखने को मिलता है, यानी मिट्टी का बैलगाड़ी, मिट्टी का बैलगाड़ी, मिट्टी का खिलौना हमको यहाँ से देखने को मिलता है। तो चलिए अगर बात करें, इससे ज़्यादा कुछ सीन तो नहीं मिला है, लेकिन जो भी मिला है ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हर एक जगह से कॉमन सी बातें मिले हैं। हम लोग उसी चीज़ को देखेंगे जो यूनिक है, जो केवल यहीं से मिले हैं और कहीं से नहीं मिले हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर बात करें आगे की, तो आगे है इसी सीक्वेंस में अगर अगला शहर की बात करें तो अगला है जिसका नाम है, ये हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, चनोद्रो हो गया, लोथल हो गया, ये धौलावीरा हो गया। और इसी में अगर बात करें तो अगला है बनावली। चलिए बनावली की अगर बात करें, बनावली से मतलब नगर की बात करें तो बनावली में क्या है कि हमको हर एक जगह पे, जैसे कि कालीबंगा में अभी हमको देखने को मिला है क्या, प्रॉपर नाली हमको देखने को मिला है। कालीबंगा की जैसे अगर बात करें तो कालीबंगा में नाली देखने को मिला है। नाली कौन सी नाली, तो ढकी हुई नाली देखने को मिला है, ढकी हुई नाली। अगर बात करें नाली तो हर जगह पे मिला है, लेकिन कालीबंगा में क्या था कि ढकी हुई नाली हमको देखने को मिला है। ढकी हुई नाली क्या था, यानी लकड़ी की नाली बनी हुई देखने को मिलता है। यानी जैसे कि मोटा सा पेड़ है, उस पेड़ को काटा और उसके पेड़ की जो तने हैं उसको अंदर से क्या कर दिया, खोखला कर दिया। वो पेड़ अब एक तरह से कैसा बन गया, पाइप की तरह बन गया, एक बहुत ही बड़ा सा मोटा सा पाइप की तरह बन गया। और ऐसे करके बहुत सारे पेड़ को ऐसे होल करके पाइप की तरह जोड़ जोड़ करके एक लाइन में क्या करते थे, बिछा करके उस पर मिट्टी डाल देते थे। तो ये एक हो गया कैसा, पाइप की तरह एक नाला बन गया। तो ढका हुआ नाला हमको कहाँ से देखने को मिला है, कालीबंगा से। ये जो सामान है, ये जो मिल रहे हैं, ये अपने आप में एक उत्कृष्ट नगर की पहचान करा रहे हैं। कि जैसे अभी देखते हैं कि ढका हुआ नाला होता है जो गंदगी ज़्यादा ना फैलाएं, तो उस तरह से हमको यहाँ पे ढकी हुई नालियाँ देखने को मिलता है। तभी तो कहते हैं ये प्रॉपर सिविलाइज था, प्रथम नगरीकृत सभ्यता था। लेकिन बनावली की अगर बात करें तो नाम तो बनावली है, लेकिन यहाँ से सब कुछ बेकार ही मिला है। यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो सभ्यता है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। यानी यहाँ से नालियों का अभाव देखने को मिलता है, अभाव देखने को हमें मिलता है। प्रॉपर यहाँ पे नाली ठीक ठाक से नहीं देखने को मिलता है। कहाँ से अगर बात करें तो यही बनावली से। और बात करें कालीबंगा से, तो कालीबंगा से एक और चीज हमको देखने को यूनिक सा मिलता है, वो है वक्राकार ईंट। वक्राकार ईंट, वक्रा मतलब टेढ़ा हुआ ईंट था, ऐसे कुछ टेढ़ा हुआ ईंट। जैसे अगर कोई दीवार जोड़ रहा है तो क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे दीवार जोड़ेंगे। अगर हमको यहाँ पे दीवार को मोड़ना हुआ तो क्या करेंगे, तो यहाँ से हमको यहाँ पे टेढ़ा करना पड़ेगा ऐसे। तो इस प्रकार का हमको टेढ़ा हुआ ईंट हमको देखने को मिला है, वक्राकार ईंट हमको देखने को मिला है, एल शेप का ईंट हमको देखने को मिला है। कहाँ से, कालीबंगा से। तो अगर बात करें इसी में, तो यहाँ से हमको नालियों का अभाव देखने को मिलता है। कहाँ से, बनावली से। यहाँ से और क्या क्या मिलता है, तो बनावली से हमको हल देखने को मिलता है। यहाँ से हल देखने को मिलता है, लकड़ी का हल देखने को मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि जोता हुआ खेत का प्रमाण तो हमको बनावली से देखने को मिलता है, जैसा कि हमने पीछे देख चुके हैं, पढ़ लिए हैं। लेकिन अगर बात करें लकड़ी का हल देखने के लिए कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है बनावली से। कंफ्यूजन नहीं होना है, हल मिला है बनावली में, लेकिन जोता हुआ खेत कहाँ मिला है, तो कहेंगे कालीबंगा में मिला है। इंपॉर्टेंट बात है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि ध्यान में रखना होगा, नहीं तो बड़ी मिस्टेक करेंगे आप लोग एग्जाम में। चलिए और अगर बात करें बनावली की, तो बनावली में और हमको क्या देखने को मिला है, तो बनावली की अगर बात करें तो यहाँ से हमको और अगर बनावली से हमको यहाँ पे देखने को मिलता है धान की भूसी, यानी धान की भूसी जो हमको यहाँ से देखने को मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि धान की भूसी तो हमको यहाँ से देखने को मिलता है, और हमको सुरकोटा से भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें लोथल से हमको चावल मिला है, चावल का प्रमाण हमको लोथल से मिला है। याद रखने वाली बात है कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से हमको मिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे कि ये चावल का प्रमाण हमको कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। चलिए
तो ये अब कुछ और भी एक दो शहर है जिसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला है, लेकिन इंपॉर्टेंट छोटे छोटे चीज़ है। अगर बात करें अगला शहर है, अगला नगर है जिसका नाम है रोपर। रोपर, ये रोपर कहाँ है? अगर बात करें रोपर की तो ये रोपर कहाँ है? ये है पंजाब में, यही वो शहर है। अगर बात करें भारत में सबसे बड़ा खोजा गया स्थल अभी के मामला में तो वो रोपर ही है। ये कहाँ है? पंजाब में है। तो रोपर से हमको क्या मिलता है? कुत्ते के साथ, कुत्ते के साथ सब, कुत्ते के साथ सावधान। यहाँ पे हमको रोपर के साथ, रोपर से हमको मिलता है कुत्ते के साथ सावधान मिलता है। नहीं, अगर कोई मालिक मर गया है तो उसके पालतू कुत्ते को क्या करते थे? उसी मालिक के कब्र में कुत्ते को भी दफना दिया करते थे साथ में। तो ये हमको प्रमाण कहाँ से मिलता है? रोपर से देखने को मिलता है। ये था बहुत इंपॉर्टेंट। रोपर की अगर बात करें तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोपर से हमको कुत्ते के साथ सावधान देखने को मिलता है कि अगर कोई मर गया है तो उसके साथ क्या कर रहे हैं? कुत्ते को दफना दिया कर रहे हैं। और अगर बात करें यहाँ से रोपर से क्या क्या मिला है, तो रोपर से अगर बात करें तो यहाँ से भी, जैसे कि पहले भी देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मिलता है। यहाँ भी नालियाँ मिल चुके हैं। नाली की अगर बात करें तो यहाँ नालियाँ भी मिल चुके हैं। नाली की अगर बात करें तो रोपर में भी मिले हैं। और अगर बात करें रोपर में क्या क्या मिले हैं, तो रोपर की अगर बात करें तो जो भी पीछे हम लोगों ने देख चुका है उस टाइप से सब कुछ यहाँ पे मिला हुआ है। जैसे कि अगर बात करें औजार में, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तांबे के औजार भी मिले हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी वगैरह हो गया, वो सब यहाँ से हमको देखने को मिलता है। तो चलिए आगे उसमें बात कर रहे हैं। अगला शहर की बात कर रहे हैं रोपर के साथ एक और शहर, लास्ट कितना 6-7 प्रमुख शहर की बात करें तो यही कुछ 6-7 शहर हैं जो प्रमुख है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और यह है 8वां शहर है। चलिए अब एक और शहर बात कर लेते हैं, 9वां में सुरकोटदा। सुरकोटदा, ये कहाँ है? सुरकोटदा, सुरकोटदा गुजरात में है। सुरकोटदा ये कहाँ है? गुजरात में है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सुरकोटदा और सुतकांगेडोर इनमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये है गुजरात में, और सुतकांगेडोर जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। ये सुरकोटदा है, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्या मिला है? घोड़े का अस्थि पंजर यहाँ से हमको मिला है। अस्थि पंजर मतलब वहाँ से कंकाल देखने को मिला है, घोड़े का कंकाल यहाँ से देखने को मिला है। यहाँ से और क्या मिला है? तो यहाँ से चावल का भूसा, यानी धान का भूसा देखने को मिला है। धान को जैसे छिलका होता है, धान के ऊपर का चावल को, जब धान से चावल बनता है तो उसके बाद छिलका बचता है ना धान का, तो वो हमको यहाँ से देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट बात है, इस पर ध्यान देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सामान है जो हमको यहाँ से मिला है। अगर बात करें यहाँ पे और क्या नगरों की, तो अगर इसमें हम बात किए हैं नगरों की, तो ये नगर की विशेषताएं क्या थी? ये नगर कैसे थे? यहाँ के लोग कैसे थे? ये क्या करते थे? मनोरंजन के लिए क्या करते थे? अगर बात करें इन लोगों में तो ये नगर की बसावटों पे क्या ध्यान दिए थे? ये सब हमने चर्चा कर लिए हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ से और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ से आगे की क्लास हम लोग कल देखेंगे। कल हो सकता है हमारा एक लास्ट क्लास होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे व्यापार जो हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, कौन कौन से सामान किस किस जगह से मंगा रहे हैं, भारत के अंदर से कौन कौन सा सामान मंगा रहे हैं, भारत के बाहरों से कौन कौन सा सामान मंगा रहे हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो इनमें हमने देखा हड़प्पा से हमको देखने को मिला है। यहाँ से आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़, एक और चीज़ इसमें नोट करेंगे कि हड़प्पा से तांबे का ढेर हमको देखने को मिला है। तांबे का ढेर, तांबे का ढेर भी हमको कहाँ से देखने को मिला है? हड़प्पा से ही देखने को मिला है। तो पेन और पेपर आप लोग साथ में लेकर के बैठेंगे, जब भी क्लास करने लगेंगे तो आप लोग पेन पेपर हमेशा साथ में रख के बैठेंगे। जो भी यहाँ पे लिखते हैं आप लोग भी क्या करेंगे? साथ में नोट करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर बात कर रहे हैं इन सब की, तो आगे की क्लास हम लोग यहाँ से कल देखेंगे, और यहाँ से आगे की क्लास में बस एक क्लास और होगा सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल में एंटर कर जाएंगे, जहाँ शुरुआत होगा हम लोग का वैदिक काल से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल जरूर शेयर कीजिए। चलिए।